केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। प्रमुख बैंकिंग शब्दावली। देयता वह राशि होती है जिसका भुगतान भविष्य में बैंक को करना होता है। जमा धन तथा विभिन्न प्रकार के बचत खाते इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। नकद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। सांविधिक तरलता अनुपात के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जिसे आईसीआईसीआई कहा जाता है उसकी स्थापना जनवरी 1955 में हुई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहा जाता है उसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कृषि उत्पादन बोर्ड। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का शुभारंभ 2010 में किया। ये सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इन 3 प्रमुख आयामों के अंतर्गत कुल 10 संकेतकों के आधार पर गरीबी का आकलन करता है। स्वास्थ्य आयाम में पोषण और बाल मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। शिक्षा आयाम में स्कूली शिक्षा के वर्ष तथा विद्यालय में उपस्थिति को शामिल किया जाता है। जीवन स्तर आयाम में खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति को शामिल किया जाता है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्ला ने कहा है। नानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस के संविधानों का प्रभाव दिखाई देता है। अमेरिका से हम भारत के लोग शब्द लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा प्रेरित मानी जाती है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। रूस से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा ली गई है। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। हनुमंत राव समिति का गठन 1983 में किया गया। जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया। पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया। महत्वपूर्ण विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। गैर सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य के अतिरिक्त किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक के कानून बनने की संभावना बहुत कम होती है। अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन पाए हैं। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती।
यदि एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा सदन 6 महीने तक उसे लंबित रखे तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि 6 महीने तक विधेयक पारित नहीं होता तो संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू होता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सहमति दे सकते हैं या असहमति व्यक्त कर सकते हैं अथवा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। इस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी एक सदन में यह विधेयक पारित नहीं होता तो वही समाप्त हो जाता है। इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। विश्व की प्रमुख झीलें। ओनेगा झील रूस में स्थित है। मराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है। फाइव फ्लावर झील चीन में स्थित है। वॉर्थसी झील बोलिविया में स्थित है। अथाबास्का झील कनाडा में स्थित है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। माउंट एटना इटली में स्थित है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। मोनालोआ हवाई द्वीप में स्थित है। माउंट किनाबालू मलेशिया में स्थित है। अकोंकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व की प्रमुख वनस्पति। जेरोफाइट वनस्पति उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हाइड्रोफाइट वनस्पति जलमग्न क्षेत्रों में पाई जाती है। मेसोफाइट वनस्पति शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्रायोफाइट वनस्पति ठंडे और हिमाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती है। हेलोफाइट वनस्पति नमकीन क्षेत्रों में उगती है। लिथोफाइट वनस्पति चट्टानों और कठोर शैलों पर उगती है। ट्रोपोफाइट वनस्पति उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले घास के मैदानों में पाई जाती है। हाइग्रोफाइट वनस्पति दलदली तथा अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय हवाएं और संबंधित देश। फौन हवा आल्प्स पर्वत क्षेत्र से संबंधित है। मिस्ट्रल हवा रोन घाटी में चलती है। खमसिन हवा मिस्र में चलती है। बोरा हवा इटली के एड्रियाटिक सागर तटीय क्षेत्र में चलती है। हबूब हवा सूडान में चलती है। शांताना हवा कैलिफोर्निया में चलती है। ब्लिज़ार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलने वाली अत्यंत शीतल हवा है। नॉवेस्टर भारत में चलने वाली स्थानीय हवा है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दूसरा प्रमुख मरुस्थल ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा प्रमुख मरुस्थल अरबियन मरुस्थल है जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। चौथा प्रमुख मरुस्थल मंगोलिया मरुस्थल है जो एशिया और रूस के मध्य स्थित है। पांचवां प्रमुख मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जैविक अंतःक्रियाओं के प्रमुख प्रकार। पारस्परिकता, जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, वह संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मधुमक्खी और फूल हैं, जहां मधुमक्खी रस प्राप्त करती है और साथ ही परागण भी कर देती है। परजीविता, जिसे पैरासाइटिज्म कहा जाता है, वह संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाकर स्वयं लाभ प्राप्त करता है। जूं तथा परजीवी कीट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सहभोजिता, जिसे कमेंसलिज्म कहा जाता है, वह संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न लाभ होता है और न ही हानि। वृक्षों पर उगने वाले कुछ एपिफाइट्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैव विविधता की 3 श्रेणियां। प्रजातीय विविधता, जिसे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा जाता है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता को दर्शाती है। आनुवंशिक विविधता, जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है, किसी एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक अंतर को दर्शाती है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, जिसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाता है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों, आवासों तथा पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की विविधता को दर्शाती है। जैव विविधता का मापन। अल्फा विविधता, जिसे अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाता है, किसी एक क्षेत्र या एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पाई जाने वाली जैव विविधता का मापन करती है। बीटा विविधता, जिसे बेटा डाइवर्सिटी कहा जाता है, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों या 2 क्षेत्रों के बीच प्रजातीय विविधता के अंतर को दर्शाती है। गामा विविधता, जिसे गामा डाइवर्सिटी कहा जाता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल जैव विविधता को दर्शाती है। जैव विविधता का संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे इन सिचु कंजर्वेशन कहा जाता है, उसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के भीतर किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य तथा पवित्र उपवन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बाह्यस्थानीय संरक्षण, जिसे एक्स सिचु कंजर्वेशन कहा जाता है, उसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। सीड बैंक, जीन बैंक, बॉटैनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल गार्डन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र, जिसे इकोज़ोन कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सुरक्षित भाग होता है जहां मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती।
बफर क्षेत्र, जिसे बफर जोन कहा जाता है, मुख्य क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है जहां वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा सीमित पर्यटन जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। संक्रमण क्षेत्र, जिसे ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, सबसे बाहरी भाग होता है जहां स्थानीय समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों के साथ सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। प्रमुख शिक्षा आयोग। मैकॉले शिक्षा विवरणिका 1835, जिसे मैकॉली मिनट कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा शिक्षा के लिए सरकारी धन के उपयोग की सिफारिश करती है। वुड्स डिस्पैच 1854, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है और इसने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विकास की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। हंटर आयोग 1882, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है, प्राथमिक शिक्षा के विकास और उसकी स्थिति के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, जिसे रैली कमीशन कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, जिसे सैडलर कमीशन कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति के विस्तृत अध्ययन के लिए गठित किया गया था। गवर्नर जनरल और वायसराय। लॉर्ड इरविन 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के समय 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित हुआ। इन्हीं के समय 5 मार्च 1931 को गांधी अर्बन पैक्ट संपन्न हुआ। लॉर्ड विलिंगडन 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 तक भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के समय 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पुरस्कार घोषित किया गया। इन्हीं के समय 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 तक भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के समय 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद पहली कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। इन्हीं के समय 17 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इन्हीं के समय 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 से क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ हुआ। लॉर्ड वेवेल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के समय 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इन्हीं के समय 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय रहे। इन्हीं के समय 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित हुआ। इन्हीं के समय 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ। इन्हीं के समय 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और देश का विभाजन हुआ। विलियम बेंटिक 4 जुलाई 1828 से 20 मार्च 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इन्हीं के समय 28 अगस्त 1833 को चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ। चार्ल्स मेडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे। इन्हें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 4 मार्च 1836 से 28 फरवरी 1842 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय 1839 से 1842 तक प्रथम एंग्लो अफगान वॉर लड़ा गया। लॉर्ड एल्नबरो 28 फरवरी 1842 से 14 जून 1844 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय 1843 में सिंध का विलय किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय 1845 से 1846 तक प्रथम एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया। लॉर्ड डलहौजी 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हें व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ हुई। इन्हीं के समय 1854 में टेलीग्राफ सेवा का विस्तार हुआ। आधुनिक भारत की पुस्तकें। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किया। मोहम्मद अली ने कॉमरेड तथा हमदर्द का प्रकाशन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन किया। राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तानी का प्रकाशन किया। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की। चित्तरंजन दास ने भारत भारतीयों के लिए है का उद्घोष दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दी इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की। महत्वपूर्ण चैनल। 6 डिग्री चैनल निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों को अलग करता है।
10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में अमीनी और कन्नानों को अलग करता है। डंकन चैनल दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कोको चैनल अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार को अलग करता है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में उत्तर से दक्षिण क्रम में नलमलाई हिल्स, फिर वेलिकोंडा हिल्स, फिर पलाकोंडा हिल्स और अंत में नगरी हिल्स स्थित हैं। तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण क्रम में जवडी हिल्स, फिर शेवरॉय हिल्स, फिर पचामलाई हिल्स और अंत में सिरुमलाई हिल्स स्थित हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल दश्त ए लूट पूर्वी ईरान में स्थित है। दाश्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में स्थित है। नामब डेजर्ट नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एटाकामा डेजर्ट उत्तरी चिली में स्थित है। महावी डेजर्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। टक्लामकन डेजर्ट चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित है। सोनरन डेजर्ट अमेरिका के एरिजोना और कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको के कुछ भागों में स्थित है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। यूरोप का बुडापेस्ट शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। मिस्र का काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। सूडान का खार्तूम शहर श्वेत नील और ब्लू नील के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे स्थित है। यूक्रेन का कीव शहर नीपर नदी के किनारे स्थित है। ब्रिटेन का रॉटरडैम शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस का क्यूबेक सिटी शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। इराक का बसरा शहर शतर अल अरब जलमार्ग के निकट स्थित है। उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्षेत्र। बरमूडा त्रिभुज उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका विस्तार बरमूडा, मियामी तथा प्यूर्टो रिको को जोड़ने वाले क्षेत्र तक माना जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज अफीम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है और इसका विस्तार म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड में है। स्वर्ण अर्धचंद्र अफीम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है और इसका विस्तार ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में है। कोरल त्रिभुज विश्व का प्रमुख कोरल रीफ क्षेत्र है और इसका विस्तार फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप तथा तिमोर लेस्टे तक है। शासक और उनकी रानी। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कुमार देवी थीं। समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कुबेरनागा थीं। कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंता देवी थीं। स्कंदगुप्त की माता प्रभावती गुप्ता थीं। गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी। कुमारामात्य गुप्त काल का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। महादंडनायक न्यायाधीश का पदाधिकारी था। महासंधि विग्रहिक युद्ध और संधि संबंधी मामलों का अधिकारी था। महाबलाधिकृत सेनापति का पदाधिकारी था। महाक्षपलिक लेखा अकाउंट्स विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रतिहार राजमहल के आंतरिक भाग का रक्षक था। महाप्रतिहार संपूर्ण राजमहल का रक्षक था। राजा और संबंधित अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम का संबंध मंदसौर अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल प्रशस्ति से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध उदयगिरी गुफा अभिलेख से है। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति, जिसे प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है, उससे है। राजा और उनके अन्य नाम। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमितघात के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को देवानामप्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में अल्लसानी पैदना, नंदी तिम्मन, भटमूर्ति, मादयागिरी मल्लनी, धूर्जटी, अयलराजू रामभद्र, पिंगली सूरन तथा तेनाली रामकृष्ण शामिल थे। सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले वंश। तुगलक वंश ने सबसे अधिक 94 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया। लोदी वंश ने 76 वर्ष तक शासन किया। सैयद वंश ने 36 वर्ष तक शासन किया। खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख। अयोध्या अभिलेख का संबंध धनदेव से है। बेसनगर अभिलेख का संबंध हेलियोडोरस से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। नानाघाट अभिलेख का संबंध नागनिका से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। मध्यकाल के प्रमुख युद्ध। 29 मार्च 1529 को घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। 17 मई 1539 को चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। 17 मई 1540 को कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। 23 जनवरी 1566 को तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के मध्य लड़ा गया। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। गुप्त काल में भूमि संबंधी शब्दावली। क्षेत्र वह भूमि थी जो कृषि करने योग्य होती थी। वास्तु वह भूमि थी जो निवास के लिए उपयोग की जाती थी। चरागाह वह भूमि थी जो पशुओं के चरने के लिए होती थी। शिल वह भूमि थी जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अग्रहत वह भूमि थी जो जोती जा चुकी होती थी।
यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1505 में भारत में अपनी स्थापना की। डचों ने 1602 में भारत में अपनी कंपनी स्थापित की। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। डेनिश कंपनी ने 1616 में भारत में अपनी स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। पर्यावरण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े प्रमुख पर्यावरणविद थे। पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक में अपीको मूवमेंट के प्रवर्तक थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। बाबा अटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रमुख समाजसेवी थे। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री हैं। ई.पी. ओडम को पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान का जनक माना जाता है। रिचर्ड सेंट बार बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली। सतत विकास का अर्थ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना संसाधनों का उपयोग करना है। ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इकोमार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में प्रारंभ किया गया पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का प्रमाण चिन्ह है। AGMARK की शुरुआत 1937 में हुई और यह कृषि तथा खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। ग्रीन वॉश का अर्थ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में झूठे या भ्रामक दावे करना है। आवास हैबिटेट वह प्राकृतिक स्थान है जहां कोई जीव सामान्य रूप से निवास करता है। प्रमुख पर्यावरणीय शब्दावली। लैंटिक आवास लैंटिक हैबिटेट स्थिर जल का आवास होता है और इसके प्रमुख उदाहरण तालाब, वेटलैंड तथा झील हैं। लोटिक आवास लॉटिक हैबिटेट बहते जल का आवास होता है और इसके प्रमुख उदाहरण नदी तथा झरना हैं। निच नीशेस किसी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं। इसी निच नीशेस को जीव का एड्रेस भी कहा जाता है। इकोसिस्टम जीवों के समुदाय तथा उनके भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनने वाली कार्यात्मक इकाई है जिसमें सभी जीव परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसली ने किया था। वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी किसी क्षेत्र में जीवों की वह अधिकतम संख्या है जिसका पोषण उपलब्ध संसाधनों द्वारा लंबे समय तक किया जा सकता है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है। भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा संबंधी आयोग तथा संसद की समिति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं और 8वीं अनुसूची की भाषाओं सहित हिंदी को समृद्ध बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 350A के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट। तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3,907 तेंदुए पाए गए। सर्वाधिक तेंदुओं वाले राज्यों का क्रम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तेंदुओं की संख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,907, महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879 और उत्तर प्रदेश में 371 तेंदुए पाए गए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की पीठ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति से अपील स्पेशल लीव पटिशन की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।